नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम और खबर ये है कि आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच में पहली वर्चुअल शिखर वार्ता हुई और ये पहला मौका था जब दुनिया के दो शीर्षस्थ नेताओं के बीच में, दो राष्ट्र प्रमुखों के बीच में कोई भी बातचीत वर्चुअल तरीके से हुई हो। और इसी के तहत स्कॉट मॉरिसन ने सीधे तौर पर भारत को नमस्ते कहा और उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने संबंधों को लेकर जिक्र किया, जिसका प्रधानमंत्री ने काफ़ी आनंद भी उठाया। और उन्होंने कहा कि इस बातचीत से जो एशिया पैसिफिक का क्षेत्र है उसमें दो लोकतांत्रिक देशों के बीच जो आगे की चर्चा होनी है और जो बातचीत हमारी हुई है उससे पूरी दुनिया को फ़ायदा मिलेगा। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि इससे पहले जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भारतीय छात्रों और भारत के लोगों के साथ जो अच्छा काम किया है कोरोना की बीमारी के लिए, मैं उसका धन्यवाद देता हूं। और इसको लेकर स्कॉट मॉरिसन ने भी कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो संबंध हैं उनमें एक नई ऊंचाई आने जा रही है। बातचीत के दौरान उन्होंने जिक्र भी किया कि मैंने जब समोसा बनाया था तो आपने कहा था मेरे साथ समोसा खाओगे। तो इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आप सब परिवार भारत आइए और हम यहाँ आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। इसको लेकर स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि मैं भारत ज़रूर आऊँगा और भारत आकर आपके साथ गुजराती खिचड़ी भी खाऊंगा और उससे पहले मैं अपने घर में गुजराती खिचड़ी पकाने की भी कोशिश करूंगा। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुजरात में खिचड़ी को कुछ और कहते हैं लेकिन पूरे भारत में ये खिचड़ी के तौर पर प्रसिद्ध है और आप आइए, हम एक साथ बैठकर खिचड़ी ज़रूर खाएंगे। और खिचड़ी खाने की बात तो खैर अलग रही, लेकिन दोनों नेताओं के बीच में जो और खिचड़ी पकी वो इतनी अच्छी थी कि उसकी खुशबू से चीन में अब लोगों को सदमा लगने लगा है। दरअसल इस बातचीत के बाद में एक बड़ा समझौता भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ, जिसके तहत अब ऑस्ट्रेलिया और भारत एक दूसरे के जो नेवल स्टेशंस हैं, समुद्री जो अड्डे हैं, उनका इस्तेमाल कर सकेंगे। और इसमें ऑस्ट्रेलिया भारत के अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित जो अड्डे हैं उनको नेवल अड्डों को इस्तेमाल कर सकेगा। और दूसरी तरफ भारत जो ऑस्ट्रेलिया का कोकोस द्वीप है जो कि पड़ता है इंडोनेशिया के पास में, उसका इस्तेमाल कर सकेगा अपनी नौसेना के द्वारा। तो निश्चित तौर पर चीन को इससे बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट और जो साउथ चाइना सी या फिर हिंद महासागर का जो पूर्वी हिस्सा है उस इलाके में चीन के जो जहाज़ वहाँ से गतिविधियाँ करते हैं उन पर भी भारत नज़र रख सकेगा। और इसको लेकर चीन पहले काफ़ी दिनों से पपुआ न्यू गिनी और दूसरे जो देश हैं छोटे छोटे उनके साथ में इसी तरीके का उन्हें कर्जा देकर अपने अड्डे वहाँ बनाने की कोशिश करता रहा है। और उसने तमाम ऐसे देशों को जो कि साउथ चाइना सी या हिंद महासागर के पूर्वी हिस्से में हैं उनको कर्जा देकर अपने झांसे में ले रखा है और उनके इलाकों में अपने नौसैनिक अड्डे बना लिए हैं। इसी को टक्कर देने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये बड़ा समझौता हुआ है। उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में 8 और अन्य समझौते भी हुए, जिसमें से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात की गई है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, यानी कि सामरिक जो एक दूसरे का मदद की बात की गई है। उसके अलावा जो एक और समझौता हुआ है उसमें दोनों देशों ने एक संयुक्त भाषण भी या संयुक्त संदेश भी दिया है, आप उसको कह सकते हैं कि डिक्लेरेशन हुआ है दोनों देशों के बीच में, जिसमें कि नेवल जो मामले हैं या फिर नौसैनिक मामले या जो दूसरे जहाजरानी मामले हैं उनको लेकर भी घोषणाएं हुई हैं। इसके अलावा साइबर और साइबर इनेबल्ड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को लेकर भी एक समझौता हुआ है और एक MOU साइन हुआ है। वो माइनिंग के फील्ड में दोनों देश एक दूसरे को खनिज या खदान के क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग करेंगे। उसके अलावा एक जो दूसरा समझौता है वो लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में हुआ है। साथ ही साथ इसके एक और समझौता हुआ है और डिफेंस और साइंस टेक्नोलॉजी को लेकर दोनों देश एक दूसरे को सहयोग करेंगे। और एक MOU साइन हुआ है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के जो रिफॉर्म्स हैं उसको लेकर भी भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे का सहयोग करेंगे, इसका भी एक MOU साइन हुआ है। और साथ ही साथ वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग को लेकर भी दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है।
और वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट को लेकर भी ये जो समझौते हुए हैं, इससे दोनों देशों के जो नागरिक हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, साथ ही साथ दोनों देशों को तरक्की करने का मौका भी मिलेगा। लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि सामरिक दृष्टि से जो भारत और ऑस्ट्रेलिया आज नज़दीक आ रहे हैं, उसका सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो चीन को होती हुई नज़र आ रही है। और यही वजह है कि चीन पहले से ही इस तरीके के इन चीज़ों का विरोध करता रहा है। और चीन ने, जब ऑस्ट्रेलिया ने WHO के अंदर चीन के विरोध में जो प्रस्ताव आया था उसका समर्थन किया था, तब चीन ने ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका का कुत्ता तक कह दिया था, जिसकी वजह से स्कॉट मॉरिसन काफ़ी नाराज़ हुए थे और उन्होंने चीन को सबक सिखाने की ठान ली थी। और बाद में जिस तरीके से साउथ चाइना सी के अंदर चीन की जो हरकतें बढ़ रही हैं, उसकी अतिक्रमणकारी गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को लगता था कि भारत के साथ उसके संबंध अगर अच्छे रहेंगे तो निश्चित तौर पर उसको फ़ायदा होगा। वैसे अगर बात की जाए तो भारत के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, ये पहले 4 बार मिल चुके हैं और पहली मुलाकात इनकी हुई थी 2018 में सिंगापुर में एशिया समिट के दौरान, और दूसरी मुलाकात हुई थी 2019 में जब ओसाका में G20 का समिट हुआ था। उसके अलावा 2019 अगस्त में वेरियार्ड्स का जो G7 समिट हुई थी उसमें भी इनकी मुलाकात हुई थी। और नवंबर 2019 में बैंकॉक में पूर्वी एशिया का जो शिखर सम्मेलन हुआ था, वहाँ भी स्कॉट मॉरिसन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल चुके हैं। लेकिन दोनों के बीच में जो बातचीत है उसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि स्कॉट मॉरिसन ने, जब प्रधानमंत्री ने उन्हें भारत आने का न्योता दिया, जबकि पिछले 2 बार उनकी यात्राएं टल चुकी हैं। पहली यात्रा उनकी जनवरी-फरवरी में होनी थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में जो जंगल की आग लगी थी उसकी वजह से टली, और दूसरी यात्रा मई में होनी थी जो कि कोरोना की वजह से टल गई थी। और जब प्रधानमंत्री ने दोबारा उन्हें भारत आने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि आपका जो मोदी हग है वो बहुत फेमस है, मैं भारत आऊँगा तो आपके गले भी लगूंगा और आपके साथ खिचड़ी भी खाऊंगा, क्योंकि आपकी गुजराती खिचड़ी है उसका मैंने बहुत तारीफ सुनी है। तो सीधे तौर पर ये जो आत्मीयता वाली बातें हैं कम ही देखने को मिलती हैं 2 राष्ट्राध्यक्षों के बीच में। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अपने तरीके की कूटनीति है कि वो जिस भी राष्ट्राध्यक्ष के साथ बात करते हैं तो ऐसा लगता है ये 2 पुराने बचपन के दोस्त हैं। और जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी केमिस्ट्री है, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा कहते रहते हैं कि मेरा सबसे अच्छे दोस्त अगर कोई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और इसको लेकर वो अमेरिका में भी अपने जो साधारण भाषणों के दौरान भी ऐसा कहते हैं। उसके अलावा जिस तरीके से यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी ऐसे ही कहते हैं। और अगर बात की जाए व्लादिमीर पुतिन की तो वो इसको कई अलग तरीके से बोलते हैं। तो निश्चित तौर पर भारत के प्रधानमंत्री का ये एक कूटनीतिक, आप इसको विशेष प्रकार ही समझ लीजिए कि वो हर राष्ट्राध्यक्ष के साथ में एक अलग तरीके की बाउंड्रीज बनाते हैं जिससे दोनों देशों को फ़ायदा होता है। और वर्चुअल मीटिंग का भी प्लान इसी तरीके से हुआ था कि जब दोनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके बीच में सीधी मुलाकात नहीं हो पा रही थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अधिकारियों से ये कहा कि क्यों ना हम एक वर्चुअल मीटिंग करें जिसमें तमाम जो समझौते हैं उनको ज़मीन पर लाया जा सके। तो निश्चित तौर पर ये एक अलग तरीके की पहल है। हालांकि जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत पहले से है, लेकिन ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि 2 राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष इस तरीके से बातचीत करें और उस बातचीत के बाद में जॉइंट स्टेटमेंट जारी हो और उसके बाद में समझौते भी हों। तो सीधे तौर पर समझौते भी जो साइन हुए हैं वो एक तरीके से वर्चुअल सिग्नेचर्स माने जाएंगे। और इस तरीके से जो चीज़ें रुकी हुई थी, जो एक दूसरे के साथ सहयोग का जो समझौता रुका हुआ था उसको आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि इस तरीके से चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों को आगे कर रहा है, उसके बाद भारत अपना जिस तरीके से प्रभाव बढ़ा रहा है उससे चीन को बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी होने वाली हैं। चीन की कोशिश ये है कि किसी तरीके से भारत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा देशों को आने से रोका जाए, लेकिन उसकी कोशिशें तब बेकार हो गई जब डोनाल्ड ट्रंप ने G7 में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और भारत और रूस को बुलाने का जिक्र कर दिया और सीधे तौर पर फ़ोन करके डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 में आने के लिए आमंत्रण किया। इससे भी चीन को दिक्कत हुई क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ उसके संबंध पहले ही खराब हो चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया और भारत का साथ आना चीन को किसी भी तरीके से नागवार गुजर रहा है। लेकिन चीन क्या करे, वो आगे कुछ कर भी नहीं सकता है। खिसियानी बिल्ली ज़्यादा से ज़्यादा खम्बा नोच सकती है और उसी कोशिशों में चीन लगा हुआ है। लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का जो ये संबंध है
उससे भारतीय नागरिक जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं या जो ऑस्ट्रेलिया में काम करने जाना चाहते हैं या वहाँ पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, उनको एक बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। युवाओं के लिए, छात्रों के लिए जो इस समझौते में बात कही गई है, वोकेशनल ट्रेनिंग की बात हो या वोकेशनल एजुकेशन की या फिर एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक जो गवर्नेंस को लेकर भी जो समझौते हुए वो नागरिकों के फ़ायदे के हैं। वही दूसरी तरफ नेवल और मैरीटाइम जो समझौते हुए हैं वो सीधे तौर पर दोनों देशों की सामरिक शक्ति को बढ़ाने वाले हैं और सीधे तौर पर भारत को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। वही स्कॉट मॉरिसन ने यह भी कहा कि जिस तरीके से WHO की जो कार्यकारी अध्यक्षता भारत को मिली है, इसको लेकर मैं भारत को बधाई देता हूं और भारत की अध्यक्षता में WHO अपना काम बेहतर तरीके से करेगा, जिससे कि कोरोना महामारी से लड़ने में पूरे विश्व को मदद मिलेगी। आपको बता दें कि स्कॉट मॉरिसन की ही सरकार ने, ऑस्ट्रेलिया ने ही सबसे ज़्यादा चीन का विरोध किया था WHO के अंदर, और उसके बाद में भारत को इसकी अध्यक्षता मिली और हर्षवर्धन इसके चेयरमैन बने। तो सीधे तौर पर ऑस्ट्रेलिया इन सारी बातों को रखकर चीन को एक तगड़ा झटका देना चाहता है और जिस तरीके से समझौते हुए हैं कि दोनों देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करेंगे, सैन्य अभ्यास करेंगे साथ में, और ऑस इंडेक्स करके जो नेवल जो नौसैनिक जो एक्सरसाइज होनी है दोनों नेवी के बीच में, उसको नाम दिया गया ऑस इंडेक्स। और जिस तरीके से हमने आपको बताया कि अंडमान का या कोको द्वीप का जो नौसैनिक अड्डे हैं वो एक दूसरे के दोनों देश इस्तेमाल कर सकेंगे, जिससे चीन को बहुत बड़ा एक नेवी के क्षेत्र में, कहिए या सेना के क्षेत्र में तगड़ा झटका लगने वाला है। भारत ऐसे समझौते फ्रांस के साथ भी कर चुका है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ ये समझौता करने के बाद सबसे ज़्यादा दिक्कत अब चीन को होने वाली है, जो सोचता था कि भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। और उसने जिस तरीके से पूर्वी एशिया के तमाम छोटे छोटे देशों को कर्जा बांटकर उनके जो ज़मीनें हैं उन पर अपने नौसैनिक अड्डे बना लिए हैं, उसके बाद जिस तरीके से भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ ये संबंध बनाए हैं, उससे अब चीन को दिक्कत होने वाली है, ये भी लगभग निश्चित हो चुका है। तो सीधे तौर पर आज का जो शिखर सम्मेलन है उसके कई जो दीर्घकालिक परिणाम हैं वो दोनों देशों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।